हेलो बच्चों, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के लेक्चर नंबर 21 में आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझ गए। अब ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें हमारे पास टोटल 4 डेरिवेशन आता है और इन चारों डेरिवेशन के मदद से ही हम लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला तुम देखोगे तो दो केस से पॉसिबल होता है, एक तो कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। ठीक है, दोनों में से किसी तरीके से पूछा जा सकता है। और बोर्ड्स में अगर देखा जाए तो इन चारों डेरिवेशन में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन तुम्हें प्रीवियस ईयर के पेपर में हर साल दिखेगा, समझ गए। तो इस वजह से ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। अब यहाँ देखोगे तो इस टॉपिक में बोला जा रहा है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, यानी जो रिफ्रैक्शन होने वाला है वो स्फेरिकल सरफेस पे होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है वो दो केस से पॉसिबल होता है, एक तो हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम या फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, समझ गए। और स्फेरिकल सरफेस का अगर बात किया जाए तो हमें पता है कि स्फेरिकल सरफेस दो होता है, एक हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होता है और दूसरा कनकेव स्फेरिकल सरफेस होता है ना। तो फर्स्ट केस में अगर तुम देखोगे तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे भी पॉसिबल है और कनकेव के ऊपर भी। सेम इसी तरीके से डेंसर टू रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे और कनकेव स्फेरिकल सरफेस पे, समझ गए। तो ये जो तुम चार केस देख रहे हो यही चार डेरिवेशन जो है वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही में लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम पर एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और इसमें भी हम दो केस स्टडी करेंगे। पहला केस हमारा होगा रियल इमेज का केस और दूसरा होगा वर्चुअल इमेज का केस, समझ गए। तो हेडिंग लगा लो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और ये केस हमारा रियल इमेज का केस है। ठीक है, रियल इमेज का हमारा केस है। क्लियर। अब तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और जैसा कि तुम जानते हो कि ये एक बड़े से स्फीयर, ग्लास स्फीयर का पार्ट है, छोटा पार्ट होता है, समझ गए। और ये जो स्फीयर है इसका जो सेंटर होगा, मान लो यहाँ कहीं, वही इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। ठीक है, अब जो तुम यहाँ बीच में एक लाइन देख रहे हो जो कि इस सरफेस को काटता हुआ जा रहा है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ, ये इसका पोल कहलाता है इस लेंस का, सॉरी, स्फेरिकल सरफेस का। ठीक है, और इसे हम नाम देते हैं, ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो ये पोर्शन, इसे हम एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। क्लियर। अब अगर यहाँ बात किया जाए तो ये सरफेस जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड हमारा मीडियम 1 है, ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारा मीडियम 2 है। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं n1 और सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखेंगे n2। ठीक है, और हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो मीडियम 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा मीडियम 2 जो है वो डेंसर मीडियम होगा और मीडियम 1 जो है वो हमारा रेयरर मीडियम होगा, समझ गए। अब इस केस को पढ़ने के लिए हमें कुछ एजम्पशन लेना होता है ना। एजम्पशन क्या है, तो हमारा पहला एजम्पशन होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स नहीं होगा तो हम दूसरा एजम्पशन यानी स्मॉल एंगल वाला एजम्पशन जो है ये नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और दूसरा एजम्पशन हमारा क्या है कि एपर्चर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, यानी ये वाला पार्ट जो है एपर्चर, ये बहुत छोटा होना चाहिए। जब ये छोटा होगा और हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स होगा, यानी एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा, तो जो एंगल बनेगा वो सारा एंगल बहुत छोटा छोटा बनेगा और वहां हम एंगल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, और ये थीटा जो है वो बहुत ही छोटा एंगल है, इसे हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं। ओके, ये रेडियन में मेजर होगा, डिग्री में नहीं। तो हमारा थीटा जो अगर वो बहुत ही छोटा एंगल है तो हम साइन थीटा की जगह पर डायरेक्टली हम इसे थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास थीटा दे रखा है तो इसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसे हम चाहें तो टेन थीटा भी लिख सकते हैं, समझ गए। और इन एजम्पशन का हम यूज करेंगे ये डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर
ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से अब हमें इमेज अगर बनाना है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा, दो लाइट रेज उससे निकालना होगा बाहर, ठीक है। तो एक लाइट रे हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, समझ गए, और इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एम। क्लियर। अब इस पॉइंट से ये रिफ्रैक्शन कैसे दिखाएगा, तो क्योंकि ये हमारा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, यानी अगर यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर से लाइन हमारा जाएगा, है ना, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और ये स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, तो सेंटर से जाने वाला हर पॉइंट जो है वो रेडियस होगा इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, और रेडियस हमारा सरफेस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा नॉर्मल लाइन हो गया, समझ गए। और यहाँ जो हमारा एंगल बनेगा ये इंसिडेंट रे से, ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब लाइट रे हमारा रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाता है तो वो किधर शिफ्ट होता है, टुवर्ड नॉर्मल, यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारा लाइट कुछ इस तरीके से बेंड करते हुए इस पॉइंट पर जाकर के गिरेगा, और यहाँ हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कैसे इमेज बनेगा, ये तो हमारा पहला लाइट रे गया, ठीक है, दूसरा लाइट रे तुम मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से सीधा जा रहा है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस से सीधा जाएगा तो इसे तुम देखोगे तो ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ से ये जो लाइन आ रहा है यही इसका नॉर्मल लाइन होगा, है ना, और ये सीधा नॉर्मल लाइन पे गुजर रहा है। तो हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलरली लाइट रे किसी सरफेस पर गिरता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, तो वो सीधा वैसे ही आगे बढ़ जाता है। तो ये लाइट रे जब आगे जाके बढ़ेगा तो वो यहाँ जा करके इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, और जब दो लाइट रे एक जगह मीट करता है तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ हमारा इमेज बनेगा, समझ गए। तो ये जो ऑब्जेक्ट जहां पर है इसे हम नाम देते हैं ओ, ओके। अब इसे हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें मेजरमेंट लेना होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सारा मेजरमेंट पोल पर से मेजर करते हैं, ठीक है, और लाइट रे जिस डायरेक्शन में है पोल से उधर का डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लाइट रे हमारा राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हमारा सारा पॉजिटिव होगा, और जो भी डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पोल से ओ की तक का डिस्टेंस अगर मेजर करें तो ये डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जिसे हम यू से लिखते हैं, ठीक है, और पोल से अगर सी तक का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो ये डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, और पोल से आई तक का जो डिस्टेंस है, पोल से आई तक का डिस्टेंस हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, समझ गए। तो अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट एम पर, ठीक है, अब यहाँ हमारा ये रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है, समझ गए। अब हम पॉइंट एम पर क्या करेंगे, पॉइंट एम पर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्यों ड्रॉ करेंगे उसे समझते हैं। देखो हम यहाँ पर पॉइंट एम पर देखें तो यहाँ हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यहाँ हमें लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ठीक है, और लाइट इधर से इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ हमारा लिखाएगा साइन आई इज इक्वल n2 साइन r, समझ गए। अब देखो क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जब ये एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो साइन आई के जगह पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ स्टेटमेंट लिख लोगे, बिकॉज एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल, ठीक है, सो हम इसे लिख सकते हैं n1 आई इज इक्वल n2 r, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ने के लिए हमें एंगल आई और एंगल आर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, m पर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ओ आई पर, ठीक है। तो m से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर लिए ओ आई के ऊपर, और इसे हम नाम दे देंगे n, समझ गए, इसे हम क्या नाम देंगे, n नाम देंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना, हमने अपर्चर को क्या माना था, बहुत ही छोटा अपर्चर माना था, ठीक है। तो अगर ये बहुत ही छोटा अपर्चर होगा तो ये जो P से M तुम देख रहे हो ये वाला हिस्सा P टू M, M टू P, ठीक है, ये हिस्सा या फिर ये M टू N, ठीक है, ये P और N के बीच का जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है, यानी P और N को हम एक ही समझ सकते हैं, समझ गए, एक ही मान सकते हैं P और N को, ठीक है। तो ये लाइन क्यों खींचा गया, लाइन इसलिए खींचा गया क्योंकि अभी हम यहाँ ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ओके, और आगे हम वहां लिख लेंगे कि हमारा ये जो डिस्टेंस, क्योंकि ये अपर्चर बहुत छोटा है तो P टू N के बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगा, तो PM के जगह पर PN के जगह पर हम PM लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। चलो देखो अब हमें I और R फाइंड करना है, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे,
तो मान लो कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकल रहा है, इस जगह पर हमारा एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है, और यहाँ जहाँ इमेज बन रहा है यहाँ हमारा एंगल बन रहा है बीटा, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ हुआ है यहाँ हमारा एंगल बन जाएगा गामा, ठीक है। अब एंगल आई को फाइंड करने के लिए तुम ट्रायंगल कंसिडर करो एम ओ सी। तो अगर हम एम ओ सी ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारा एंगल अल्फा है, ये हमारा एंगल गामा है, यहाँ ओ है, यहाँ सी है और यहाँ एम है। तो एम ओ सी ट्रायंगल में अल्फा और गामा, और यहाँ एंगल हमारा हो गया बाहर का एंगल आई, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। और हम थ्योरम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दो साइड का इंटीरियर एंगल का सम जो है वो अपोजिट वाले साइड के बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एम ओ सी, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल अल्फा प्लस गामा। समझ गए? अब तुम क्या करो, दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे एम आई सी, ठीक है। एम आई सी ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके का है, यहाँ एम है, यहाँ आई है, यहाँ सी है, ये एंगल हमारा आर है, ये एंगल हमारा बीटा है, ठीक है, ये एंगल हमारा आर हो गया, ये एंगल हमारा बीटा हो गया, और यहाँ हमारा एंगल बन रहा है गामा, ठीक है। तो अगर आर और बीटा को जोड़ा जाए तो एक्सटीरियर एंगल गामा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एम आई एन, ऐसे लिख लो, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, एंगल गामा इज इक्वल आर प्लस बीटा, ठीक है। और इसे अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ से हम एंगल आर फाइंड कर सकते हैं, एंगल आर आ जाएगा गामा माइनस बीटा। तो अब ये जो दो केस बना इसे हम मान लो इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। अब यहाँ से हमारा ये जो दो रिजल्ट है, इन दो रिजल्ट को हम इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों रिजल्ट को हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, n1 ब्रैकेट में i की जगह पे लिखा जाएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल n2, और r की जगह पे लिखा जाएगा गामा माइनस बीटा। यहां तक समझ गए? अब देखो, क्योंकि गामा एंगल, अल्फा एंगल और बीटा एंगल, ये तीनों एंगल भी बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं n1 tan अल्फा प्लस tan गामा, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर एंगल छोटा होता है तो अगर मान लो थीटा एंगल दे रखा है और वो बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, रेडियन के हिसाब से बात किया जा रहा है, ये 1 रेडियन या 2 रेडियन का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम थीटा की जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल n2, और यहाँ गामा की जगह पे लिखा जाएगा tan गामा माइनस tan बीटा। समझ आ गया? अब तुम अगर ट्रायंगल को देखोगे एम एन ओ ट्रायंगल में tan अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ तुम ट्रायंगल देखो एम एन ओ, ठीक है, ये m हो गया, ये n हो गया, ये o हो गया, यहाँ अल्फा है, यहाँ से अगर तुम tan अल्फा फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, एम एन बाई ओ एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि यहाँ हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए ना, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे n1, और tan अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, mn बाई no प्लस tan गामा के लिए तुम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करोगे, MNC, ठीक है। MNC ट्रायंगल में देखोगे तो MNC में tan गामा हमारा बनेगा mn डिवाइडेड बाई NC इज इक्वल n2, और tan गामा की जगह पर यहाँ फिर लिखेंगे mn डिवाइडेड बाई NC माइनस। अब जो ये tan बीटा हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेंगे M N और I, ठीक है, M N I, ठीक है। तो यहाँ तुम देखोगे तो बीटा, tan बीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, MN डिवाइडेड बाई NI, समझ गए। और अगर यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ ऊपर में mn हर जगह पर है, तो ये पूरा mn हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं n1 ब्रैकेट में 1 बाई no प्लस 1 बाई nc
इज इक्वल n2, यहाँ हो जाएगा हमारा 1/nc माइनस 1/ni। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास क्या आया, NO लिखा हुआ है ना। अब NO हमारे पास जो लिखा हुआ है पॉइंट, ठीक है, तो NO तो हमारा कोई डिस्टेंस है नहीं, हमारा कौन सा डिस्टेंस है, P2O डिस्टेंस U है। तो अब हमें वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट, कि हमारा अपर्चर जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, जिसके वजह से P टू N के बीच का डिस्टेंस जो है, P टू N के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा नेग्लिजिबल है। समझ गए? तो P के जगह पर, यानी कि हमारा जो लेंथ है हमारा MN, वो लगभग इक्वल होगा MP के। समझ गए? MN जो है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, MP लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट मिला है NO जो है उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, PO। जो भी हमने N से मेजरमेंट किया है उसके जगह पर P लगा देना है। तो हमारा जो NO है वो किसके बराबर होगा, PO के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमने माना था NC, वो किसके बराबर हो जाएगा, PC के बराबर हो जाएगा। और हमने माना था NI, वो इक्वल हो जाएगा PI के। ठीक है। और हमें पता है कि PO जो है, PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है। समझ गए? तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम इस पॉइंट को पहले यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, पहले इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, N1 यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, N1/PO प्लस N1/PC इज इक्वल N2/PC माइनस N2/PI। अब हम PC को एक जगह कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आएगा N1/PO प्लस N2/PI। PI को इस तरफ ले आओ। ठीक है, और इधर लिखेंगे N2/PC माइनस N1/PC। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया पूरा रिजल्ट, N1/PO। अब ये जो PC दोनों जगह सेम है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लोगे तो सेम ही हो जाएगा, यहाँ पर PC हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख लेंगे। अब साइन कन्वेंशन यहाँ हमें लगाना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो PO जो डिस्टेंस है वो हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो वो तो माइनस में हमारा हो जाएगा। तो PO की जगह पर हम लिखेंगे -U, PI की जगह पर हम लिखेंगे +V क्योंकि वो राइट साइड में है, और PC की जगह पर हम लिखेंगे +R। समझ गए? तो अब इन वैल्यू को यहाँ पुट करो तो हमें मिलेगा N1/-U प्लस N2/V इज इक्वल N2-N1/R। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला, यही रिजल्ट हमें इस केस में फाइंड होता है। ठीक है, जो हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। ठीक है, अब इसे ही चाहे तो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल N2-N1/R। ठीक है, अब तुम्हें अगर ये इक्वेशन याद रखना हो तो तुम कैसे रख सकते हो, देखो तुम्हारा इमेज कहाँ बन रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम नंबर 2 में बन रहा है, तो यहाँ N2/V लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फर्स्ट मीडियम में है, तो हम क्या लिखेंगे N1/U। ठीक है, और फिर लिखना है, अब जिस भी मीडियम में तुम्हारा इमेज बन रहा है वो तुम लिखोगे यहाँ N2-N1, पहले उसको लिखोगे फिर माइनस करोगे N1/R। समझ में आ गया? ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हम वर्चुअल इमेज का केस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहां हम स्टडी करेंगे वर्चुअल का। समझ गए? और वर्चुअल इमेज के केस में भी हमें वापस से वही एजम्पशन लेना है जो हमने पीछे लिया था। ठीक है, अब यहां क्या होगा, यहां हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा शिफ्ट करा देंगे, यानी इस सरफेस के पास हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। ठीक है, अब सरफेस के पास लाने से क्या होगा, अब ये जो लाइट है ये कुछ ज्यादा तुम्हारा बेंड हुआ है ना। इस सरफेस पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पर अगर तुम नॉर्मल बनाओगे तो एंगल आई जो है हमारा इंसिडेंट एंगल, ये काफी ज्यादा है। तो अब इसे जो बेंड करना होगा लाइट को, यानी रिफ्रैक्शन कराना होगा, तो ये बहुत ज्यादा बेंड नहीं करा पाएगा, ये कुछ इस तरीके से बेंड कराएगा टुवर्ड नॉर्मल, और यहाँ हमारा एंगल आर बनेगा। अब तुम देखोगे कि ये लाइट रे जो है ये कभी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जाकर के हिट नहीं करने वाला, यानी जो तुम यहाँ से भेजोगे
एक O से जो लाइट रे भेजोगे, तो वो तो सीधा ऐसे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इससे सीधा पास होगा। तो यहाँ तो एक्चुअल में लाइट रे कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, और अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो रियल इमेज हमारा बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्चुअल इमेज बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये पीछे आएगा और इस जगह पर हिट करेगा, है ना, यानी यहाँ इंटरसेक्ट जब होगा तो यहाँ हमारा इमेज बन जाएगा। समझ गए? अब वापस से तुम्हें सारा वही काम करना है जो तुमने पीछे किया था। ऑब्जेक्ट जहां पर है, ऑब्जेक्ट के पास तुम्हें एंगल अल्फा बनाना है, ठीक है। इमेज के पास तुम्हें एंगल बनाना था बीटा, और सी के पास हमें एंगल बनाना था गामा। समझ गए? और उसके लिए हमें क्या करना था, इसके बाद यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना था जिसे हम नाम दे रहे थे एन का। समझ गए? अब तुम सारा डिस्टेंस देखो, तो O से लेकर के P तक का डिस्टेंस ये U हो गया, ठीक है। I से लेकर के P तक का डिस्टेंस हमारा V हो गया, है ना, और P से लेकर के C तक का डिस्टेंस हमारा R हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो PO लेंथ है ये U है, और ये माइनस होगा क्योंकि पोल से हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं और लाइट रे का डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो इधर का सारा पॉजिटिव होगा और इस तरफ का सारा नेगेटिव डिस्टेंस होगा। यहाँ हमारा PI जो है ये क्या होगा, माइनस V हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास जो PC है ये R हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो फिर से हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, N1 sin I इज इक्वल N2 sin R, और फिर से हम वही लिखेंगे कि N1I इज इक्वल N2 R, है ना। अब यहाँ अगर एंगल I फाइंड करना हो, जो कि ये हमारा बन रहा है ये पूरा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ हम नाम दे रहे हैं M, तो हमें ट्रायंगल लेना होगा MOC, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, MOC, और MOC ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ एंगल I बन रहा है, यहाँ एंगल अल्फा है और यहाँ एंगल गामा है। ये M हो गया, O हो गया और C हो गया। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो एंगल I की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल MOC एंगल I इज इक्वल अल्फा प्लस गामा, ठीक है। और हमें एंगल R फाइंड करना है, तो एंगल R फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ ट्रायंगल कंसीडर करेंगे M I और C, ठीक है। M I C, तुम ये फिगर देखो यहाँ से, M I और C, ठीक है। तो यहाँ एंगल बीटा है, यहाँ एंगल हमारे पास गामा है, और यहाँ एंगल बन रहा है R, ठीक है। तो इन ट्रायंगल MIC हम लिख सकते हैं एंगल, सॉरी यहाँ एंगल R बन रहा है, तो हमारे पास एंगल R हो जाएगा बीटा प्लस गामा। समझ गए? तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, ठीक है। अब फिर से सारा वही प्रोसेस करेंगे जो पीछे हमने किया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ फिर से करना है। तो N1 की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे I की जगह पर अल्फा प्लस गामा, और फिर लिखेंगे N2, और R की जगह पर बीटा प्लस गामा, ठीक है। और फिर से तुम क्या करोगे, अल्फा की जगह पर क्या लिखोगे, tan अल्फा प्लस tan गामा, फिर यहाँ लिखोगे N2, और बीटा की जगह पर लिखोगे tan बीटा प्लस tan गामा। अब tan अल्फा एंगल तुम्हें फाइंड करना है, तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, तो tan अल्फा फाइंड करने के लिए तुम ट्रायंगल लोगे ट्रायंगल MON, ठीक है। और MON में देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल आ जाएगा MN डिवाइडेड बाई NO, ठीक है, प्लस गामा कहाँ से फाइंड करोगे, तो गामा tan गामा फाइंड करने के लिए तुम ट्रायंगल लोगे ट्रायंगल MCN या MNC बोलो। तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, गामा के लिए मिल जाएगा MN डिवाइडेड बाई बेस यानी कि NC इज इक्वल N2 लिखोगे, और यहाँ tan बीटा, बीटा कैसे फाइंड करोगे, तो tan बीटा फाइंड करने के लिए तुम ट्रायंगल लोगे MNI, या फिर इसे लिखो MIN, ठीक है, MIN हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या मिलेगा, tan बीटा, बीटा एंगल फाइंड करने के लिए MN डिवाइडेड बाई NI, ठीक है। फिर प्लस करोगे यहाँ जो गामा एंगल है, तो गामा के लिए फिर वापस से हमें, तो हमने वैल्यू फाइंड कर ही लिया है MN डिवाइडेड बाई NC। फिर से हमारा ऊपर में जो हर जगह पर MN है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, N1 1 बाई NO प्लस
1 बाई एन सी इज इक्वल N2 1 बाई एन आई प्लस 1 बाई एन सी। समझ गए? अब इसे फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, एन ओ एन सी एन आई और एन सी के जगह पर क्या पुट करेंगे, पी के साथ, यानी एन वाला जो भी वैल्यू है उसके जगह पर तुम्हें पी लिख देना है और स्टेटमेंट तुम वापस से वही लिखोगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट यहाँ पर, तो एन ओ के जगह पर हम लिख लेंगे पी ओ, ठीक है, एन सी के जगह पर हम लिखेंगे पी सी और एन आई के जगह पर हम लिखेंगे पी आई। ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, N1 और यहाँ हमारे पास है 1 बाई एन ओ, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 बाई पी ओ प्लस 1 बाई एन सी के जगह पर पी सी हो जाएगा और यहाँ होगा N2 और फिर 1 बाई, यहाँ हमारे पास एन आई है तो यहाँ हम लिखेंगे पी आई और फिर प्लस करेंगे 1 बाई पी सी। ठीक है, अब सारे वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अगर यूज करें तो हमारे पास पी ओ क्या है, माइनस यू है, पी सी हमारे पास प्लस आर है और पी आई हमारे पास क्या होगा, माइनस वी होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज इस तरफ बन रहा है ना। तो अब इन वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लो तो क्या मिलेगा, N1। तो अच्छा, इसे सब्सटीट्यूट करने से पहले तुम इसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि फिर माइनस प्लस का तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तुम क्या करो, इसे मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये N1 बाई पी ओ प्लस N1 बाई पी सी इज इक्वल N2 बाई पी आई प्लस N2 बाई पी सी। ठीक है, अब तुम वैल्यूज लिखोगे तो पी ओ हमारा माइनस यू है, पी आई हमारा माइनस वी है और पी सी हमारा आर हो गया प्लस आर। ठीक है, तो ये होगा N1 बाई माइनस यू प्लस N1 बाई पी सी की जगह पर हम आर लिखेंगे और N2 की जगह पर हम लिखेंगे माइनस वी प्लस N2 बाई आर। समझ गए? अब तुम्हें क्या करना है, आर एक तरफ कर लो तो यहाँ हो जाएगा N1 बाई माइनस यू और ये माइनस N2 बाई माइनस वी जो है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो N2 बाई वी इज इक्वल N2 बाई आर और ये इधर आएगा तो माइनस N1 बाई आर। ठीक है, अब तुम देखो तो वापस से तुम्हें वही इक्वेशन मिल गया क्या, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल N2 माइनस N1 बाई आर। तो हम वापस से फिर उसी इक्वेशन में पहुंच गए यूजिंग वर्चुअल इमेज का केस। समझ में आ गया? तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया हो तो कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि इस सीरीज में हम क्लास 12 के हर एक डेरिवेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है।